नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने पार्क में पौधारोपण किया। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ भी किया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि दिवाली तक फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 90% लोग पहली और दूसरी डोज लगवा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि दिवाली तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। कि जो वैक्सीनेशन की जो डोज जो लग रही हैं और मैं जो चावला कॉलोनी में गया हूँ, ये 21वीं डोज है जो जहाँ पर लोग लगाए। दूसरी डोज चल रही है और ज़्यादा दिवाली से पहले हम चाहते हैं कि पूरे शहर में ये दोनों डोज कंप्लीट हो और लोगों को बीमारी जैसी आपदा जैसी बीमारी उससे मुक्ति मिले। तो उसका अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन का जो चला हुआ है अभियान, उसका शुरुआत हमने करी है। दूसरा ये हमने दान पानी पार्क में आज वृक्ष रोपण। प्रतला विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। वेयर हाउस के चेयरमैन और प्रतला से विधायक नैनपाल रावत और अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया। मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि जल्द ही लोगों को इन समस्याओं से निजात मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सख्त आदेश हैं कि टूटी सड़कें या जलभराव की समस्या से लोगों को निजात मिलनी चाहिए। इस मौके पर इंडिया न्यूज की टीम ने विधायक नैनपाल रावत और अधिकारियों से मौके पर ही खास बातचीत की है। मैं गांव फतेहपुर बिल्लौच में और यहाँ पर विधायक नैनपाल रावत हैं क्षेत्र के, वो यहाँ पर पहुंचे। तमाम अधिकारी हैं, आला अधिकारी इनके साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में समस्या व्याप्त हैं और लोग परेशान हैं, उनकी समस्या का निदान करने के लिए पहुंचे हैं। विधायक साहब, आपके पीछे लंबा जल भराव है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, केवल इस फतेहपुर बिल्लौच के इस सड़क पे पानी नहीं भरा हुआ, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पानी भरा हुआ है। बरसात हुई है, सड़कें टूटी हैं और 1.5 साल अगर किसी सड़क की रिपेयर नहीं होगी, 1.5 साल कोई काम नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों को और मुझे भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और कोरोना की वजह से सारी जो फाइल हैं, सारे जो काम हैं, वो पाइपलाइन में पड़े रहे। कुछ टेंडर हो चुके हैं, कुछ के टेंडर होने हैं। बहुत सारी प्रक्रिया सरकारी होती है, वो पूरी अब उस पर नहीं हुई कोरोना की वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब परमात्मा ने शायद समय दे दिया है और जल्दी ही पूरा फौरी तौर पर सारी, आज हम यहाँ बीच में आए हैं तो सड़कों के निरीक्षण के लिए आए हैं, जोहड़ों के निरीक्षण के लिए आए हैं। एससी साहब के साथ सभी एक्शन एसडीओ जेई मौजूद हैं, अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं जो मार्केटिंग बोर्ड से भी हैं। तो जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की हैं चाहे पीडब्ल्यूडी की हैं, निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी उनका ठीक करके समस्या का समाधान करेंगे। तमाम सड़कें क्षेत्र की टूटी हुई हैं, लोग लगातार आपसे शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, लोग परेशान हैं। देखिए, मुझे लोगों की शिकायत की चिंता नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेवारी लोगों ने मुझे दी है। अब चिंता मुझे करनी है, ये काम मेरा है। मेरे लोग कहें या ना कहें, ये चीज़ें मुझे ठीक करनी है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहाँ से कोई बाहर जाकर रहता हूँ, मैं क्षेत्र में रहता हूँ। मुझे क्षेत्र की 1 to ऑल एक एक समस्या का पता है, कौन सी जोड़ भरी हुई है, कौन सी सड़क टूटी हुई है, कहाँ काम हुए हैं, कहाँ नहीं हुए हैं। क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल भी जैसे पहले ख़त्म हो गया और पंचायतों के पास भी कोई पैसा लगाने की पावर नहीं रही है। तो अब बीडीओ को और एसडीएम के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के कार्य हम सफाई के या कोई छोटी सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको कराएंगे। और जब तक चुनाव नहीं होगा पंचायत का, तब तक हम बीडीओ के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों की स्टार रेटिंग तय की जाएगी और जिले में चल रहे 300 से ज्यादा स्कूलों को स्टार रेटिंग के आधार पर बांटा जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से 5 बिंदुओं पर फोकस करने के लिए सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों के गेट से लेकर के बाथरूम, लाइब्रेरी और सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन जैसे पॉइंट रखे गए हैं। जिन स्कूलों में ये सभी चीजें ठीक होंगी, उन स्कूलों को 5 स्टार रेटिंग तक दी जाएगी। और इंडिया न्यूज से खास बातचीत में जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए।
अब तक आपने होटल, रिजॉर्ट और बाकी कई तमाम चीज़ों की रेटिंग देखी होगी जिसमें उनको स्टार दिए जाते हैं। इसी तरह से अब हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों की रेटिंग की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत फरीदाबाद से की जा रही है, जहां तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनको रेटिंग दी जाएगी और वो रेटिंग किस आधार पर होगी, इसको लेकर हमारे साथ में जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, एक बड़ा अहम कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है कि शिक्षा जो है उसकी गुणवत्ता सुधरे, स्कूलों के हालात सुधरे, तो ये रेटिंग का सिस्टम क्या शुरू करने जा रहे हैं आप? ये ऐसा था, हमारी कल एक मंथली मीटिंग होती है CMGG के साथ, हम सब बैठते हैं, तो उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा कार्य सोचते हैं कि जिससे कि हमारे स्कूलों की छवि अच्छी हो, कुछ ऐसे कार्य हों कि हम भी अपने मतलब बच्चों को एक अच्छा स्तर दे सकें। तो उसी मीटिंग में दिमाग में आया कि हम क्यों ना अपने स्कूलों को रेटिंग दें, स्टार। अब 5 स्टार मिलेंगे, जो स्कूल होंगे उनके हमने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। ये जो 5 पॉइंट होंगे वो क्या बिल्डिंग को लेकर होंगे, किस तरह से उसको आधार क्या होगा उन 5 पॉइंट का, और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं? हाँ, देखो उसमें सबसे पहले है हमारा गुड कंडीशन ऑफ मेन गेट। लाइक अगर आप स्कूल के गेट पे कोई जाता है तो वो गेट प्रॉपरली पेंटेड होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, उसके आगे चलने का रास्ता अच्छा होना चाहिए और उस पर स्कूल का नाम अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर गेट के चारों तरफ सफाई होनी चाहिए। अगर कोई चाहे तो पेंटिंग वगैरह भी कर सकता है, पर क्लीनिंगनेस तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी के अगर 4 हाँ, बाकी के जो हमारे 4 है, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, वॉशरूम, ये जो होने चाहिए, और एक हाइजीन का सबसे ज़्यादा है। लाइक मतलब वॉशरूम तो हो गए, ड्रिंकिंग वाटर तो हो गया, पर मैंने देखा वहाँ सफाई नहीं होती। सफाई फ़नाइल से, जैसे अगर एक स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं तो एक मॉर्निंग में हो, एक आफ्टरनून हो, लंच के बाद, इस तरह से वहाँ पे हाइजीन कंडीशन को मेंटेन करना है। पानी की टंकी हो, प्रॉपर साबुन हो, इस तरह से हमें बच्चों को पानी की सुविधा देनी है। फिर आती है हमारी लाइब्रेरी, लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, होम साइंस लैब, मैथ लैब। इनके लिए भी हमने उनको बोला है कि लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन किया जाए, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सभी लैब्स को वर्किंग ऑर्डर में रखा जाए। जो एक्सपायरी डेट्स के जो सामान हैं उनको स्टॉक रजिस्टर से उसमें उसको हटा के उसकी जगह नया सामान लाया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल और ये जो चीज़ें होती हैं हमारी लैब, इसके बिना बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए स्कूल में व्यवस्था हमारी पहली प्रायोरिटी है। और आजकल आपको पता है डिजिटल चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों की हमें बेहद आवश्यकता है कि हम बच्चों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं। लास्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, और हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं उनको ना इम्प्लीमेंट करना स्कूल में। पूर्ण सवाल, लेकिन इससे आगे का ये है कि आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, रेटिंग पर आपने तय कर रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा की जो गुणवत्ता है, क्या उसको लेकर भी कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं कि उसमें भी एक रेटिंग हो कि भी हाँ सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं निजी स्कूलों से आगे बढ़ रहे हैं और ये करके दिखा रहे हैं हम? देखो, हमारे यहाँ संस्कृति स्कूल खुले हैं, तो हमारे यहाँ जो प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी खुले हैं उसमें गुणवत्ता विशेष तौर से अध्यापक भी हमारे बहुत अच्छे से हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमने इसी साल, हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो अलग बात है, या रिज़ल्ट को एक किसी क्राइटेरिया के तहत किया है, हमने 3 प्री बोर्ड्स कराए हैं 10th एंड 12th के, इस बार 8th का भी हो गया है। तो हमने जो भी नॉर्म्स हैं इसमें हमने इसीलिए उनको कहा है कि एकेडमिक फोकसिंग तो बहुत ज़रूरी है, और जो ऐसे अध्यापक हैं जो बिल्कुल एकेडमिक में टॉप के हैं उनको हम इस बारे में उनको और स्कूल्स में भी सोचेंगे कि अपनी अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपने थॉट्स हैं, अपने पेपर्स हैं, या उनका कोई लेसन प्लान है, उसको हम शेयर भी करेंगे। इस तरह की जब रेटिंग तय हो जाएगी और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से चाहे सरकार की बात करें चाहे शिक्षा विभाग की बात करें कि सरकारी स्कूलों में भी उसी तरह से पढ़ाई के साथ साथ में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरे और उन्हें एक रेटिंग दी जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। वहीं पलवल में यमुना नदी में डूबे 11वीं कक्षा के दूसरे छात्र का शव भी हसनपुर थाना पुलिस ने बरामद किया और पुलिस ने शव की पहचान गांव रहीमपुर निवासी 16 वर्षीय रोहित के रूप में की है। दरअसल सोमवार की दोपहर को 2 छात्र सचिन और रोहित रहीमपुर के पास यमुना नदी में नहाते समय डूब गए थे और इन छात्रों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर भी तभी से लगे हुए थे। हसनपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि
सतुआगढ़ी गांव के स्थानीय गोताखोरों ने सूचना दी कि उन्हें नदी में एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। 4 दिन पहले रहीमपुर गांव के 2 बच्चे नहाते हुए डूबे थे, जिनको एनडीआरएफ ने और हमारे जो सतुआगढ़ी के गोताखोर हैं राम बाबू और ये जो है इनके साथी हैं, इन्होंने तलाश किया। कल भी ये तलाश कर रहे थे टीप वगैरह से। जो आज राम बाबू और उसका भाई जो बाल किशन वो यहाँ पे अपने नाव यात्रियों को निकाल रहे थे, तो उनको एक डेड बॉडी दिखी, तो उन्होंने उनको निकाला बड़ी मशक्क़त के साथ। हमने भी उनका सहयोग किया और उनके परिवार वालों से उनको पहचान कराई, तो उन्हीं की पहचान हुई निक्कर से और हाथ पाँवों से उस डेड बॉडी की पहचान। तो मतलब सर दोनों? हाँ, एक शव जो है शेरगढ़ यूपी में मिला था और एक उसकी भी। वहीं फरीदाबाद से हरिद्वार बदमाशों को पकड़ने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें हरियाणा पुलिस के एक सिपाही की मौत हो गई। बदमाशों की लोकेशन पुलिस को हरिद्वार में मिली थी और पुलिस की देर रात हरिद्वार टीम पहुंचती है और बदमाशों की धरपकड़ की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद में रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई से काफी परेशानी हो रही है और घर का बजट लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। वहीं महिलाओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण अपने घर के बजट में उनको कटौती करनी पड़ती है। लगातार कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के कारण घर बजट मैनेज करना अब मुश्किल हो रहा है। एक आम आदमी के लिए कितनी दिक्कतें और बढ़ जाएं। सरकार से क्या कहो? एक दिन नहीं चलता 100 रुपये। क्या? एक दिन नहीं चलता 100 रुपये। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहोगे? सब और महंगाई है, लॉकडाउन था, उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी होगी आगे? बुरा हाल है जी हमारा। अच्छा, हर जगह बुरा हाल, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल तेल इतना तेज बढ़ता जा रहा है कि अब गाड़ी उठाने का दिल नहीं करता। क्या इतनी महंगाई है, कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कतें हो रही है, हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। रिफाइंड तेज हो गया, सरसों का तेल तेज, पेट्रोल डीजल सब बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। 30 से 35% महंगाई बढ़ गई है। खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा बहुत मुश्किल से हो रहा है। क्या कहेंगे सरकार को? अब क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में, कैसा हो, हमारे एक के कहने से तो कुछ होता नहीं है। हम तो अपनी तरफ से बोल ही सकते हैं कि आप सही रखिए, गरीब आदमी का भी ध्यान रखिए, उस हिसाब से आप रेट रखिए, सबको जायज़ लगे। विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, वो आधा % 1% का फ़र्क पड़ता है। जिनके पास व्हीकल है, जिनकी कैपेबिलिटी है, जिनका काम इससे जुड़ा हुआ है, वही लोग पेट्रोल डलवाते हैं। बाकी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें 10-5 रुपये में आदमी शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच ही जाता है। पर आप देखो कि इसका थोड़ा सा पैसा जो सरकार टैक्स के रूप में ले रही है, उससे डेवलपमेंट के कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हो रहे हैं, सुविधाजनक चीज़ें हो रही हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे फैसिलिटीज़ है, नौकरियां हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो हम तो बहुत अच्छा समझते हैं इस चीज़ को कि अब जो है वो पैसा जो है जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमें लगता है। और प्राइवेट व्हीकल हैं वही पेट्रोल डलवाते हैं। बाकी तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखो कितनी सुविधाजनक है। आज बस के अंदर आप कहीं भी 15-20 रुपये में, ट्रेन में कहीं भी एक कोने से दूसरे कोने में 25-30 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। तो हमारे पास अपने व्हीकल है, हमारी कैपेबिलिटी है, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ने से हमें कोई विशेष फर्क नहीं। आम आदमी बहुत परेशान है और जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। कहाँ तक जाएगा इसका कोई सीमा लग नहीं रहा हमें। और हम लोग घर से कंपनी से बाहर कर रखे हैं, हम पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है ये। और किसी बुजुर्ग आदमी तो ऐसा है कि वो तो चलने फिरने के लिए थोड़ी सुविधा के लिए गाड़ी चलाता, मगर फिर भी वो उसके लिए भारी पड़ रहा है ये। क्या करें, सरकार हमारी समझ से बाहर होती जा रही है। अगर ये ऐसे ही गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ पेट्रोल, क्या किस हर सब्जियों पे टमाटर 80 रुपये किलो चल रहा, क्या खाएगा आदमी? सब्जी 40 रुपये से नीचे नहीं है कोई सब्जी। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और जनता के लिए बहुत परेशानी बढ़ रही है। क्या नहीं बोलूँ, हमारा पब्लिक तो सहन नहीं कर रहा है, सारा चीज़ महंगाई बढ़ रहा है, सहन नहीं पड़ता है। हाँ, क्या बोलूँ,
कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने से घर के बजट पे फर्क पड़ता है इससे। बहुत पड़ता है। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? मैनेज किस तरीके से करते हैं? आम पब्लिक ऐसे ही मैनेज करते जा रहे हैं, सरकार के इसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना, मैनेज करना पड़ता है। हाँ। हर चीज़ पर फर्क पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, गैस हमारी इकोनॉमी का बेस है। लेकिन अगर हम देश को अपने परिवार की तरह देखें, हम अपने परिवार को देखें तो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है महंगाई का। लेकिन अगर देश को परिवार की तरह देखें तो जैसे हम कोई नया बिजनेस करना चाहें तो उसमें इन्वेस्टमेंट आता है, हम कोई नया मकान लेते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट आता है। तो इन्वेस्टमेंट का फ़र्क कैसे पड़ता है? हम लोग कुछ सालों के लिए रुक जाते हैं, अपने बेसिक चीज़ों की ख़रीदारी में भी हम ये सोचते हैं, एंटरटेनमेंट में भी कटौती करते हैं। ऐसे ही अगर हम देश का देखें तो ये नई इकोनॉमी का जन्म हो रहा है। इस समय देश के नई तरीके से परिपक्वता आ रही है, नए तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। और हमेशा हर सोसाइटी में ये तो पुरानी प्रथा है कि कोई भी चीज़ रिफॉर्म्स आती हैं तो उसमें मीडियम फैमिलीज़ हैं, मीडियम अर्निंग फैमिलीज़ हैं, उन पर इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। और इफ़ेक्ट आज अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा बियर कर लें, इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम देखें पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल पे देखें यूएसए, यूके जैसी कंट्रीज, चाइना जैसी कंट्री आज 0 ग्रोथ रेट पे बैठे हैं। हर जगह हाहाकार है महंगाई का। तो अगर हम उनसे कंपेयर करें, अपने घर से बाहर निकल कर देखें तो शायद हम बहुत अच्छी पोजीशन में, हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा जा रहा है, 11% के करीब है इस समय। और अगर हमने आज इस महंगाई को बियर कर लिया, अगर हम घर घर ये बात समझें कि पुरानी सरकारों ने हमें उधारे में छोड़ दिया, हैवी लोन की पोजीशन में छोड़ दिया, तो उस लोन को उतारने के लिए, हमें नए बिजनेस में भी उतरने के लिए हमें कुछ तो पैसा चाहिए ना। तो कौन बियर करेगा? हम आप करेंगे ना। तो कुछ दिनों के लिए हम थोड़ी हार्ड कंडीशंस में जी लेते। पेट्रोल डीजल के रेट तो बढ़ने ही चाहिए। गली गली में लड़के घूमते फिरते हैं, एक स्कूटी पे 4 जने, 3 जने, और वो तभी कंट्रोल होंगे। माँ बाप को भी तभी अकल आएगी कि बच्चों को देना है कि नहीं देना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।